रूस पर हमले की साजिश यूरोप ने रची है? नाटो का क्या ये कोई षड्यंत्र है? क्या रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदलने के बाद भविष्य में कुछ बड़ा हो सकता है? क्या अब परमाणु अटैक यूक्रेन पर होने वाला है? ये वो तमाम सवाल हैं जो आपके मन में चल रहे होंगे। अमेरिका क्या करेगा? क्या वर्ल्ड वॉर की स्थिति है? ये जो सवाल है, इनका जवाब देने के लिए मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा, और मेरे साथ जुड़ गए डिफेंस एक्सपर्ट मेजर समरपाल तूर। समरपाल तूर सर, आपका बहुत स्वागत है। इन तमाम सवालों का जवाब तूर सर से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ब्रीफ में बता देते हैं दर्शकों को कि हुआ क्या है। यूक्रेन ने रूस के 4 एयरबेसेस और एक नौसैनिक अड्डे पर बड़ा हमला किया है और लगभग 40 बम वर्षकों को नष्ट कर दिया है। यह हमला रूस के लिए 3 साल में पहला इतना बड़ा झटका है। इस समय पूरे रूस में आपातकाल लगा हुआ है। क्रेमलिन में मीटिंग का दौर चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत भड़के हुए हैं, क्योंकि 3 साल में यह पहली बार है जब यूक्रेन ने रूसी धरती पर न सिर्फ इतना बड़ा हमला कर दिया है, बल्कि रूस के 40 बॉम्बर्स का सामूहिक दहन एक तरह से कर दिया। सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन रूसी धरती पर इतना बड़ा हमला करने में कामयाब कैसे हुआ? चारों एयरबेस और नेवल बेस पर जो रूस के घातक एयर डिफेंस तैनात थे, वो फेल क्यों हो गए? क्या इसके पीछे यूरोप और नाटो का कोई बड़ा षड्यंत्र है? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि रूस में ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन पर्ल हार्बर का अंजाम क्या होने जा रहा है? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब हम तलाशेंगे। यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष ने एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया है। तस्वीरें तो कम से कम यही बता रही हैं। नाटो की भूमिका पर सवाल है। जानकारी के अनुसार यूक्रेन को इस ऑपरेशन के लिए जरूरी इंटेलिजेंस नाटो की तरफ से मिली है। सैटेलाइट से लोकेशन शेयर की गई, टारगेटिंग में मदद की गई, और यहां तक कि यह दावा भी सामने आया है कि नाटो ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को हैक करने में भी तकनीकी सहायता दी है। और अगर ये सच है तो ये एक सीधे तौर पर रूस के खिलाफ नाटो की प्रॉक्सी वॉर की तरह दिखता है। पुतिन के लिए यह महज यूक्रेन का हमला नहीं है, बल्कि नाटो के समर्थन से हुआ सीधा रणनीतिक प्रहार हो सकता है। यह क्या वाकई ऐसा प्रहार है? समझने की कोशिश करते हैं मेजर तूर से। मेजर तूर, जो इंटेल दी गई, जो इंटेलिजेंस जानकारियां दी गई, उसका इस्तेमाल करके यूक्रेन ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं सोचा था, कि रूस पर इतना बड़ा अटैक हो जाएगा, अंदर घुसकर अटैक होगा। तो ये नाटो के साथ जुड़कर क्या ये इस तरह से पॉसिबल हुआ है ज़ेलेंस्की के लिए, यूक्रेन के लिए? आप क्या कहते हैं? देखिए सलोनी, जो एसबीयू है, जो सीक्रेट यूनिट है, इंटेलिजेंस एजेंसी है यूक्रेन की, तो देखें ये इतना बड़ा ऑपरेशन है और रिपोर्ट्स भी यही बता रही हैं कि 1.5 साल मतलब 18 महीने लगे इन्हें ये तैयारी करने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, ये बहुत ही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, और ये सिर्फ हम एनिमेशन के तौर पे ही देख रहे थे, जो पहले कुछ साल पहले एनिमेशन में आया था, पर ये अब इन्होंने वास्तविक एक्चुअल में करके दिखाया है। और ये जो कंटेनर्स थे, ये तीन फ्लैट बेड ट्रक्स के ऊपर कम से कम 10 बाय 5 फुट के कंटेनर्स रखे गए, और इन्हें ऑटोमेटेड तरीके से ऑपरेट किया गया है थ्रू सैटेलाइट सिस्टम। तो देखें, पहली चीज तो जिस तरीके से ये ड्रोन्स के जो कंपोनेंट्स स्मगल होके रशिया के अंदर लेके गए 4-5 अलग लोकेशंस पे, उसके बाद इन्हें वहां पे असेंबल करना इतने महीनों के लिए, तो देखें जायज सी बात है कि एग्जीक्यूशंस रशिया में जरूर होंगी। जो ट्रेटर्स हैं, जो अंडरग्राउंड या ओवरग्राउंड वर्कर जिन्होंने भी एसबीयू की मदद की है, यूक्रेनियंस की मदद की है, उन पे ज्यादा जोर दिया जाएगा कि उन्हें एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिले। ठीक है, क्योंकि ये लोकल सपोर्ट के बगैर मुमकिन था ही नहीं। नंबर 2, जो भी ट्रक ड्राइवर पकड़े गए, जिंदा पकड़े गए, उनको ये आखिरी मोमेंट तक नहीं पता था कि इनके अंदर क्या है। इन्हें सिर्फ एक ही आदेश दिया था कि ये कार्गो टर्मिनल में 1 से 1.5 घंटे बाद डिलीवर करना, आप ये पार्क कर देना एयरपोर्ट्स के पास। तो इतना ही पता था ट्रक ड्राइवर्स को, बाकी उन्हें कोई अंदेशा नहीं था कि इनमें से ये कंटेनर्स की छत खुलेंगी ऑटोमेटिकली, इनके अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स होंगे सैटेलाइट से रिलेटेड, और फिर एक एक करके ड्रोन जाएंगे और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू इन एयरक्राफ्ट्स को एंगेज करेंगे। तो देखें, इट इज अ वेरी बिग, बहुत बड़ा झटका है। क्यों?
क्योंकि देखिए स्ट्रेटेजिक तौर पे जी। ये जितने भी बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, इनकी जो क्षमता है, मार है, वो हजारों किलोमीटर की रेंज कवर करते थे। बिल्कुल। तो एक ही झटके में 40 बॉम्बर एयरक्राफ्ट खो देना बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस है, बहुत ही बड़ा मिलिट्री डिसएडवांटेज है, और तीसरा इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस। तो रशिया को डेफिनेटली झटका लगा है, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि प्रोबेबली उम्मीद नहीं थी कि बिल्कुल। इतनी सटीकता से और इतना मतलब गोपनीय तरीके से अंजाम दिया जाएगा। और जहां तक सलोनी आपने बताया, यूरोप का सपोर्ट, नेटो का सपोर्ट, 101% इन्हें सपोर्ट दिया गया है, क्योंकि इनके सपोर्ट के बगैर अकेला यूक्रेन ऑपरेट नहीं कर पाता। बिल्कुल, आपने बड़ी बात कही है। उसी में मैं एक सवाल जोड़ना चाहूंगी सर, क्या जब नेटो ने साइबर हैकिंग की डिफेंस सिस्टम की, या स्ट्रेटेजिक लोकेशंस बताई कि कहां कहां पिन पॉइंट प्रिसीजन अटैक्स करने हैं, तो क्या इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अगर देखें, इंटरनेशनल लॉज में, क्या ये युद्ध अपराध है? ये भी समझना चाहेंगे। देखिए सलोनी, जब आप किसी भी कंट्री में अगर कोई भी हैकिंग टीम किसी भी कंट्री से किसी और कंट्री के इकोनॉमिकल फ्रॉड्स करे, क्रिप्टो की चोरी करे, या फिर उनके इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यूक्लियर सिस्टम्स में टैंपरिंग करे हैकिंग के तौर पे, तो इट इज अ एक्ट ऑफ वॉर। बट पर इसका स्तर कम होता है, इसका इफेक्ट लिमिटेड होता है। तो इसलिए कोई भी कंट्री फुल फ्लेजेड वॉर डिक्लेयर नहीं करती जब हैकिंग होती है। बट हैकिंग आज की तारीख में बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बन गया है कि वो दुश्मन की जो इलेक्ट्रॉनिकल वॉरफेयर है, इलेक्ट्रिकल वॉरफेयर में उसका असर कम कर दे, उसका डिले कर दे, ताकि खुद की फोर्सेस को एक एडवांटेज मिले हमला करने के लिए। जो जैमिंग की क्षमता है, जैमर्स को मतलब रिडंडेंट कर सकता है। जैमिंग में जो जीपीएस का जो होता है साधन, जीपीएस को डिसएंगेज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि ड्रोन जैम नहीं होंगे। तो बहुत सारे तरीके, जिस तरीके से जैमिंग की गई होगी एक ही टाइम पे, और जो टाइमिंग थी, जिस तरीके से इन्होंने कम्युनिकेशन किए होंगे, जिस तरीके से लाइव फीड, क्योंकि आप देखेंगे कि पहले सभी एयरक्राफ्ट्स को उड़ाया गया, फिर आखिरी में एक ड्रोन उड़ता हुआ गया जो लाइव वीडियो फीड वापस भेज रहा था रिकॉर्डिंग करके, स्टेटस अपडेट देने के लिए। तो ये एक जगह नहीं, ये 4 एयरपोर्ट्स पे हुआ है, और ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेसिस थे। इसी के साथ आप देखें, कनेक्ट द डॉट्स, 2 रेलवे ब्रिजेस भी उड़ाए गए कल, जिसकी वजह से ट्रेन के एक्सीडेंट भी हो गए। तो बेसिकली ट्रेन की आवाजाही भी रुक गई, आपके एयरपोर्ट्स पे जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थे उनको भी नाकाम कर दिया गया है। तो अब रशिया की वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है। और अगर देखें, अब हम चलते हैं रशिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पे। बिल्कुल, ये जरा दर्शकों को हम बता देते हैं, इसके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे देते हैं, फिर इस पहलू पर चर्चा करेंगे। तूर सर कह रहे हैं कि ये अब लड़ाई जो है, ये रूस वर्सेस नाटो वर्सेस यूक्रेन बन गई है। जरा आप समझते हैं कि रूस क्या रिएक्ट कर सकता है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस हमले के बाद सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई, कई सैन्य प्रतिशोध के संकेत भी दिए कि हम बदला लेंगे। और ये सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं, बल्कि यूरोप के कई देशों के लिए भी खतरनाक चेतावनी ही है। रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कहती है, जान लेते हैं। देखिए, साल 2020 में इसे अपडेट किया गया था, जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, और उसके मुताबिक कई चीजें चेंज की गई हैं। किन परिस्थितियों में परमाणु हथियारों का प्रयोग ये कर सकता है रूस, समझिए। पहला, अगर रूस पर परमाणु हमला होता है तो इस स्थिति में। दूसरा, अगर पारंपरिक हथियारों से रूस की सुरक्षा या अस्तित्व को गंभीर खतरा हो, तब भी अटैक कर सकते हैं। तीसरा, अगर रूस के सहयोगी देशों पर ऐसा हमला हो जो रूस की सुरक्षा को प्रभावित करे, तो भी अटैक करेंगे। और चौथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सामूहिक विनाश के हथियारों या रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला किया जाए, ये पॉइंट आप देखिए यूक्रेन पर इस वक्त वैलिड होता है। रूसी अधिकारी भी ये कहते रहे हैं कि हमारी परमाणु नीति बदल चुकी है और हम इसे और आक्रामक बना सकते हैं, और निर्णय लेने के लिए हम समय को भी घटा सकते हैं। इस तरह की बातें भी आती रही हैं कि जिससे प्रतिक्रिया भी तेज हो और जो नुकसान हो वो भयंकर हो। जो चौथा पॉइंट तूर सर मैं बता रही थी कि अगर सैन्य ठिकानों पर अटैक होता है तो ये यूज कर सकते हैं, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉक्ट्रिन में चेंजेस करना या उसे और सीक्रेटिव रखना। तो क्या अब रशिया किसी भी एक्सट्रीम स्टेप पर जा सकता है इस हालात में?
देखिए न्यूक्लियर तक तो नहीं होगा, बट जहां तक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जी। सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो गई, आर्टिलरी सिस्टम्स हो गए, ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। एयर अटैक्स और भी ज्यादा बढ़ेंगे। एंड मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे लगता नहीं है कि यूक्रेन ने अमेरिका की कोई भी खुफिया एजेंसी को इतला किया होगा ये बिल्कुल। हमले से पहले, क्योंकि देखें, डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन से ऑफिस में आए हैं, उन्होंने एक ही चीज की होड़ लगाई है कि वो यूक्रेन को नेगोशिएटिंग टेबल पे लाना चाहते हैं, बिल्कुल। ताकि प्रेसिडेंट ये वादा पुतिन करके वो चुनाव और में आए हैं, जेलेंस्की जीते यस हैं। वारदात करके जो लॉस ऑफ लाइफ है, जितने लोग मर रहे हैं, इट इज मतलब इलॉजिकल है जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और उनके साथ सहमति रूस ने भी मनाई है। पर देखें, अब ये वारदात होने की वजह से पीस टॉक्स पे असर पड़ेगा। बिल्कुल। जिस तरीके की कंडीशंस रखी थी, मतलब जेलेंस्की ने बोला था कि यूक्रेन कंडीशंस नहीं रखेगा अपने लिए, पर वो रूस के लिए कंडीशंस रखने वाला है। तो अब मुझे नहीं लगता कि रूस अब जल्दी पीस टॉक्स के लिए तैयार होगा। जी। और अब देखें, युद्ध है, कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और जी। देखिए, ये जो युद्ध वाली स्थिति है, इसमें जेलेंस्की की असैसिनेशन के चांसेस बहुत क्योंकि आप असैसिनेशन की बात कर रहे हैं, ये जो अटैक हुआ है सर, ये भी समझना चाहेंगे कि क्या ये रेड लाइन क्रॉस हो गई है रशिया के लिए? जो आप कह रहे हैं असैसिनेशन की संभावना बनती है, इस तरह की स्थिति खड़ी हो सकती है, तो क्या रेड लाइन क्रॉस हो गई है और रशिया आप कुछ भी कर सकता है? देखिए, रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। और जहां तक तीसरे विश्व युद्ध की आशंका है, मुझे नहीं लगता कि नेटो या कोई भी यूरोपियन कंट्री ओपनली आगे आएगी अब यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए। एंड ये एक आखिरी वो इट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन, जैसे कहते हैं कि ये एक आखिरी वार था। मुझे नहीं लगता इसके बाद यूक्रेन के पास कोई विकल्प या कोई और तरीका बचा है रूस पे वार करने के लिए। और मैं दावे से कह सकता हूं कि नेगोशिएशंस की फाइनल स्टेजेस और भूमिका तैयार हो चुकी थी टर्की में। इस्तांबुल में दोनों पार्टीज के नेगोशिएटिंग पार्टीज के मिनिस्टर्स पहुंच चुके हैं, और उस दौरान ये इसे वारदात दिया गया है। तो देखें, जेलेंस्की को साफ साफ इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और जहां तक एक और न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का सवाल है, बेलारूस बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री है रूस के लिए, क्योंकि यदि रूस पे यूरोप से कोई इन्वेजन होगा, वो बेलारूस को पार करके ही होगा। बिल्कुल। तो यदि बेलारूस की सोवरेनिटी पे सवाल उठे या नेटो ने हमला किया, तो मुझे लग रहा है कि ये युद्ध की स्थिति फिर फैल जाएगी और दिक्कत और बढ़ेगी। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि कंट्रोल्ड मैनर में, नॉन न्यूक्लियराइज्ड मैनर में इसका जवाब रशिया देगा। पर न्यूक्लियर वॉर की संभावना कतई नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन को कोई न्यूक्लियर कंट्री ओपनली बैकिंग देगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियर वॉर की स्थिति बनेगी। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं तूर सर। तो दो सवालों का जवाब तूर सर से हमने समझा। पहला ये समझ लिया आपने कि या यूरोप इन्वॉल्व है, नाटो देश इन्वॉल्व है। दूसरा ये है कि क्या अब परमाणु डॉक्ट्रिन क्योंकि बदली है रशिया ने, तो क्या वो कोई ऐसा फैसला ले सकता है? एक और पहलू है इस खबर का, अमेरिका और पश्चिमी देशों का, तो उनकी क्या रणनीति रहने वाली है, जरा ये दर्शकों को समझा दें। इस हमले के बाद अमेरिका और जो यूरोपीय देश है उनकी प्रतिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर नजरें टिकी हुई है। क्या अमेरिका और नाटो इस बात से अब इनकार करेंगे कि वो हमले में शामिल थे या नहीं? वो इस रूस की धमकी की राजनीति का जवाब मानकर क्या अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाएंगे? इस स्थिति को और इशारा जो हो रहा है कि अब आने वाले हफ्तों में और ज्यादा तनाव हो सकता है और स्थिति खराब हो सकती है। तो क्या अगर ये सब कुछ तभी होगा अगर अमेरिका और नाटो देश कुछ खुलकर करते हैं, सैन्य टकराव की स्थिति बढ़ेगी। इस पहलू को जरा तूर सर से समझते हैं। तूर सर, जो बात हम कह रहे हैं कि क्या अब नाटो देश कहेंगे कि नहीं हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, क्योंकि खबर आ रही है कि भाई उन्होंने टारगेट करने में हेल्प की है। क्या अमेरिका अब इसको लेकर अपने आप को बिल्कुल विदहोल्ड करेगा, वो कोई स्टेप नहीं लेगा? क्योंकि अमेरिका भी ट्रंप का मूड कहा जा सकता है कि वो मूड के हिसाब से चलने वाला शख्स है। कभी बहुत मुखर हो जाएंगे, कभी बहुत अग्रेसिव हो जाएंगे, कभी कहेंगे कि हमें शांति चाहिए। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? चलो नहीं, देखें, यूएस का आज की तारीख में सबसे ज्यादा फोकस ईरान के ऊपर है और कुछ हद तक हूतीस के ऊपर है, क्योंकि इजराइल को
ओपन थ्रेट है हुतीज की बैलिस्टिक मिसाइल्स का। तो देखें, अमेरिका पहले ही शिकस्त खा चुका है। 10 साल रह के अफगानिस्तान में वो अभी वापस आए थे, ठीक है, 2022 में। और अब वो इस स्थिति में नहीं है कि वो एक और फुल फ्लेजेड वॉर की तरफ बढ़े ईरान के खिलाफ। क्यों? जी। क्योंकि देखें, जो साउथ चाइना सी है उसमें भी इनकी फ्लीट्स डिप्लॉयड है यूएसए की, ताकि वो ताइवान को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, साउथ कोरिया में भी अमेरिकन फोर्सेस हाई अलर्ट पे चल रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका भी स्थिति में है कि वो मल्टीपल कंट्रीज के साथ एक ही समय पे युद्ध का प्रेशर ले सकेगा। और इसका फायदा चाइना उठाने वाला है। बिल्कुल। चाइना ने पहली टैरिफ से लेके बहुत सारा प्रेशर डाला हुआ है यूएसए के ऊपर। दूसरा, यूएसए के ऊपर प्रेशर अब वेस्टर्न ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जी। यूरोपियन कंट्रीज का प्रेशर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि फ्रांस और जर्मनी अलाइनमेंट में नहीं है जो यूएसए कह रहा है। क्योंकि पहली चीज, यूरोप को खतरा है रूस से, वो बहुत वल्नरेबल है। तो बार बार जो डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज हैं वो बार बार स्ट्रेस दे रही हैं कि नहीं, वो हेल्प करेंगी यूक्रेन का। पर यूएस कह रहा है कि अभी आप मत करें, क्योंकि ना ही आपके पास मैन पावर है, ठीक है, ना ही आपके पास कोई मिलिट्री इक्विपमेंट या आर्सेनल है। आप सिर्फ ड्रोन के दम पे आपने अपनी लड़ाइयां जारी रखी हुई है। तो देखें, प्रैक्टिकली देखा जाए तो यूक्रेन की रिसोर्सेज काफी ड्रेन आउट हो चुकी हैं। उनके पास मैन पावर नहीं है युद्ध लड़ने के लिए, तभी वो टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे हैं। पर हमें एक सवाल पूछना चाहिए, अब क्या? नाउ व्हाट? इसके बाद क्या है? और क्या हुकुम का इक्का बचा यूक्रेन के पास कि वो रूस का सामना कर सके? तो एक कह सकते हैं कि टैक्टिकली एक ललकारना है या एनिमी को ल्योर करना है युद्ध की स्थिति में। तो मुझे लगता है कि देखें, व्लादिमीर पुतिन एक बहुत ही मैच्योर प्रेसिडेंट है, और मुझे नहीं लगता कि वो जल्दबाजी में कोई ऐसा बड़ा डिसीजन लेंगे। और अगर डिसीजन लेंगे तो वो सारे ऑड्स वे करेंगे, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली। ठीक है, और कोई भी अगर मैच्योर डिप्लोमेटिक गवर्नमेंट है तो उस हिसाब से प्लान करके करेंगे जो। यस, वो हेस्ट में, जल्दबाजी में पलटवार नहीं करने वाले हैं। और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे इस बात को लेके। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे, किस देश का क्या स्टैंड होता है ये हम अगली बार चर्चा करेंगे। तूर सर, बहुत शुक्रिया आपका अलग अलग पहलुओं पर जवाब देने के लिए।